हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स पेपर टर्म 1 एग्जाम को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस विल बी कंसिस्टेंट इफ। तो बच्चों, ये दोनों जो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हमें सॉल्यूशन मिले, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? जब लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये आपकी पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, राइट? तो आप देखो यहाँ पे a1 बाई a2 कितना आ रहा है, 5/3। b1 बाई b2 कितना है, k/3। एंड c1 बाई c2 कितना है आपका, 5/5, दैट इज 1। तो देखो, ये इतनी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब देखो, अगर k की वैल्यू 5 हो गई तो ये पैरेलल लाइन से कंडीशन हो गई ना, लेकिन हमें तो चाहिए कंसिस्टेंट सोल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब दिस शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल। इसका मतलब k की वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 5 होनी चाहिए। दैट इज करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। The equation of the tangent to the curve this where it crosses the x-axis। x-axis को जहां पे कर्व क्रॉस करेगा, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 आप इसमें डालो, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिसपे आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो y इक्वल टू 0 आपने डाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब 2,0 पे आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट एक लाइन ही तो होती है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं अगर हमें एक पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम इस कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया y इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लिया। अब आप इसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगा दो। तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा -1 माइनस न्यूमरेटर 2 माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्लोप निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 पे, तो आप x इक्वल टू 2 इसमें डाल दो। तो जब x इक्वल टू 2 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में, x इक्वल टू 2 जब डालोगे तो 2 टू द 4 5, सो दिस विल बी -5। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 डालोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, राइट? और डिनोमिनेटर में जब x इक्वल टू 2 डालोगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 टू द 4 प्लस 1 5, 5 5 सा 25। तो -1/5 आपका स्लोप आ रहा है टेंजेंट का। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम इक्वेशन लिख सकते हैं यूजिंग y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, किस पॉइंट पे आपको लिखना था, x2,0 पे। तो y1 हो गया 0 इक्वल टू स्लोप कितना है आपका, -1/5 x माइनस x1, तो x माइनस 2। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी यहाँ से, 5y, एक साइड ले आते हैं तो ये -x लेफ्ट हैंड जाके +x हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0, और x प्लस 5y इक्वल टू 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों वो आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, इक्वल मैट्रिसेस, और आपसे ए बी माइनस सी डी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब 3c प्लस 6 विल बी इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3c की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और c इज इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इसी तरीके से 2 माइनस 3b को आप -4 के बराबर रखो, तो 2 माइनस 3b दिस इज इक्वल टू -4। तो -3b इक्वल टू -6, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, ओके। अब हमें a और d की वैल्यू चाहिए। तो a और d के लिए हम a माइनस डी इक्वल टू 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस डी इक्वल टू 2, और a प्लस डी इक्वल टू -8, a प्लस डी इक्वल टू -8। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, दोनों को अगर ऐड कर दें तो d कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू -6, a की वैल्यू आ गई हमारी -3। a की वैल्यू -3 अगर हम सेकेंड इक्वेशन में डाल दें तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -8 प्लस 3, दैट इज -5। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग की आ गई।
ठीक है, ए हमारा कितना आ गया -3 आ गया, बी हमारा कितना आया था 2, सी आ गया हमारा 2 एंड डी आ गया हमारा -5। अब हमको वैल्यू निकालनी है ए बी माइनस सी डी की। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका -6 माइनस सी डी कितना हो जाएगा, सी इंटू डी विल बी -10, तो ये +10 हो जाएगा, तो 10 - 6 विल बी 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दैट इज। बच्चों इसमें ऑलरेडी जो आपको टिक मार्क्स दिख रखे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पे आप मत जाइएगा। ये वो टिक मार्क्स हैं जो बच्चों ने पेपर में लगाए थे, तो दे मे बी करेक्ट और दे मे नॉट बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9π/8 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर होता है अगर थीटा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अच्छा, तो ये जो एंगल है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π + π/8। ओके, अच्छा tan पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ये पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/8। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, π/8 के बराबर, क्योंकि π/8 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। फॉर 2 मैट्रिसेस P एंड Q ट्रांसपोज P माइनस Q की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको Q ट्रांसपोज दे रखा है, तो यहाँ से हम Q मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो Q मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई, तो -1 2 1, सेकेंड रो हमारी सेकेंड कॉलम बन गई, तो 1 2 3, ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। अब आपको P माइनस Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब P माइनस Q करोगे तो 3 -1, तो पहला टर्म 4 आएगा। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन में आ रहा है, बी में और सी में। ठीक है, अब हम ये वाला टर्म चेक कर लेते हैं कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट जो है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या होगा। जैसे देखो -1 -2, तो ये -3 आना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको फंक्शन दे रखा है, आपको बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो भी फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होता है, जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f'(x), तो वो कितना हो जाएगा 6x² - 30x + 36। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये आ गया x² - 6 × 5 = 30 + 6। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं, आप इसको 0 के बराबर रख दो, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x - 3 x - 2। ठीक है, ये आपका f'(x) है। जब आप 0 के बराबर रखोगे तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, देखो एक आ गया x = 2 और एक आ गया x = 3। फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके लिए हमें क्या देखना है कि ये जो f'(x) है ये किस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो हम वेवी कर्व मेथड यूज कर लेते हैं, तो 3 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव वाला, तो रीजन क्या आ गया हमारा, -∞ से 2 यूनियन 3 से ∞। तो बच्चों देखो ए ऑप्शन सी ऑप्शन, अब 2 और 3 पे ओपन ब्रैकेट होगा कि क्लोज ब्रैकेट होगा। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। तो इसमें हमारे जो 2 और 3 पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको x और y दे रखा है थीटा के फंक्शन में, और आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, क्योंकि y और x दोनों ही थीटा के फंक्शन हैं, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dy/dθ अपॉन dx/dθ ऐसे लिख सकते हैं। तो y फंक्शन को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन -2 cos 2 थीटा अपॉन
dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा आ गया, एंड -cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 साइन 2 थीटा, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2 साइन 2 थीटा। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में वो बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 3। तो बच्चों cos इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, कि जो अंदर वाली वैल्यू है x, इट शुड लाई बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3, यानी ये जो 2x माइनस 3 है, इट शुड लाई बिटवीन -1 to 1। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो दोनों साइड हम पूरी इनइक्वालिटी में +3 कर देते हैं, तो -1 + 3 ये कितना हो जाएगा 2, एंड 1 + 3 ये कितना हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 से 2, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए आई जे, आपको ये एक डेफिनेशन दे रखी है मैट्रिक्स की, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5 इज, जिनकी वैल्यू 5 से बड़ी है। ओके, तो बच्चों ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तो आप हटाई दीजिए, 5 के बराबर है। अब आई लेस देन जे का मतलब क्या हो गया, देखो आई की वैल्यू भी 1 to 3 होगी, और जे की वैल्यू भी 1 से लेके 3 तक जाएगी, तो आई लेस देन जे का मतलब क्या हो गया, कौन सा एलिमेंट हो गया आपका, एक तो हो गया A12, ठीक है, एक हो गया आपका A13, ठीक है, आई लेस देन, अच्छा और क्या हो जाएगा, A23 आ जाएगा, ठीक है, यही होंगे जहां पे आई जो है वो आपका लेस देन 3 है। अब इन तीन के लिए आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो 5 से बड़ी हैं। तो i = 1 और j = 2 डाला, तो वैल्यू देखो 5 से बड़ी आ रही है। अच्छा, i = 1 डाला, j = 3, तो भी वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है, i = 2 डाला, j = 3, तो भी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो तीन वैल्यूज तो यही हो गई जो 5 से बड़ी आ रही है। अब हम आते हैं इसमें i greater than j, तो i greater than j का मतलब क्या हो गया, 3 1, ठीक है, 3 2 और 2 1, राइट, यही तीन वैल्यूज आपकी हो सकती हैं। अच्छा, तो अब आप इसमें चेक कर लीजिए कौन सी वैल्यू 5 से बड़ी आएगी। तो i की जगह अगर हम 3 डालें तो 3 3 9 माइनस, और j की जगह 1 डालें तो ये वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है, यानी 3, 1 को हम इंक्लूड करेंगे। 3, 2 को देख लो, i = 3 डाला तो 9 आया, माइनस j = 2 डाला तो 4 आया, तो ये वैल्यू तो एक्जैक्टली 5 आ रही है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें वो वैल्यू चाहिए जो 5 से बड़ी वैल्यूज थे, और 2, 1 के लिए वैल्यू छोटी आएगी। तो यानी हमारी कितनी वैल्यूज हो गई, 3 ये हो गई, और एक ये हो गई 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इफ अ फंक्शन f डिफाइंड बाय, तो बच्चों आपको एक फंक्शन दे रखा है, और दे रखा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = π/2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो बच्चों अगर ये फंक्शन x = π/2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब x = π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चीजें बराबर होंगी, तभी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। इसका मतलब अगर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालें एट x टेंड्स टू π/2, ये जो भी फंक्शन है हमारा k cos x अपॉन पाई - 2x, तो ये जो लिमिट होगी ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगी एट x = π/2, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें कितनी दे रखी है, 3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, हमारी जो x है टेंडिंग टू π/2 है, अगर हम डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू π/2, डिनोमिनेटर से k कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में बचा cos x और डिनोमिनेटर में क्या बचा, π/2 माइनस x। अब बच्चों इस cos x को हम sin π/2 माइनस x लिख सकते हैं ना, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, k/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं लिमिट के, और अंदर क्या बचा, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया sin π/2 माइनस x, और नीचे क्या आया, π/2 माइनस x।
इक्वल टू 3। तो बच्चों आपने एक लिमिट पढ़ी होगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जा रही है और डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी होती है 1। वैसा ही कुछ देखो बच्चों यहाँ पे भी है, जब x देखो π/2 की तरफ जाएगा तो ये पूरा जो एंगल है ये 0 की तरफ जा रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, जब x π/2 की तरफ जा रहा है तो π/2 माइनस x भी देखो 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये सेम ही लिमिट हो गई ना। इसका मतलब ये जो पूरी लिमिट है आपकी, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, k/2 इज इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।